हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एडवांटेजेस, लिमिटेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या लिमिटेशंस है और क्या ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या एडवांटेजेस है हमें अकाउंटिंग मेंटेन करने से। हम सिर्फ बुक कीपिंग मेंटेन करके क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते? तो जवाब होगा नहीं कर सकते, क्योंकि बुक कीपिंग में जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में बात किया कि उसमें हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करते, और जब तक आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे आप किसी भी डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। और बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना होते हैं, कई इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, कुछ फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं और कुछ और भी डिसीजन होते हैं जो कि आपके अकाउंटिंग पर बेस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस की। It serves primarily to those users who have limited authority, ability or resource to obtain information. They rely on financial statement as their principal source of information about an activity, इंटरप्राइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि कुछ हमारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस की मैं अगर बात करूं तो बात यह है कि उनके पास मेरे ऑर्गेनाइजेशन को जानने के कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सिचुएशन को कैसे जान सकेंगे। सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए ये सबसे पहला एडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और वो लिमिटेड रिसोर्सेस में जब वो काम करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एकमात्र ऐसा टूल है जिसके बेसिस पर वो कोई डिसीजन ले सके। इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन यूजफुल इन जजिंग द मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज enterprise resources effectively in achieving प्राइमरी इंटरप्राइजेस गोल। जैसा कि आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की लेवल होता है जिसमें ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल, देन बॉटम लेवल। तो जब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज वगैरह डिसाइड करते हैं तो वो उसमें अपने एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि किस डिपार्टमेंट ने अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग बहुत मददगार रहेगा, क्योंकि उसी की मदद से आपको ये पता कर पाएगा कि एक इंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज का हर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का हर डिपार्टमेंट कितना प्रॉपरली यूज कर रहा है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन useful to investor creditors for potential comparing and evaluating potential cash flow in terms of amount, timing and related uncertainty। जैसा कि आपको पता ही है कि जितना एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है उतना ही एक्सटर्नल डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है। इंटरनल डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें एम्प्लॉयज आते हैं, वर्कर्स आते हैं और खुद जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो लोग आते हैं। वैसे ही एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे क्रेडिटर्स आते हैं। तो इन्वेस्टर और क्रेडिटर को क्या जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की? जरूरत है, क्योंकि जब तक वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा अच्छे से नहीं जान लेंगे, उसको कंपेयर नहीं कर लेंगे। कंपेयर वो हर एस्पेक्ट पे करते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे और दूसरे एस्पेक्ट पर भी वो उसको कंपेयर करते हैं। जब वो उसको कंपेयर करेंगे और फिर देख पाते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या है, आज हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है, तभी वो जाकर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर के बेसिस पर ही हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे। और क्रेडिटर वो लोग होते हैं, क्योंकि बिजनेस में सारा काम कैश के बेसिस पर नहीं चलता है। आगे की आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस में हम दो बेसिस यूज करते हैं, एक कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस। तो जब क्रेडिटर है उनके साथ हमारा एक्रूअल बेसिस के रिलेशनशिप भी होते हैं कि आज हमने कोई चीज खरीदी और उसका पेमेंट हम बाद में करते हैं। तो क्रेडिटर्स भी हमें तभी देने को तैयार होगा उधार जब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन साउंड हो, और ये सब उसे तभी पता कर पाएगा जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। इट प्रोवाइड फैक्चुअल एंड interpretive information about the transaction
and other events which are useful for predicting, comparing and evaluating the enterprise's earning power. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का एक और मेन एडवांटेजेस है कि ये हमें वो इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम या तो दो ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या दो ईयर की बात करूं या कुछ इवेंट्स की बात करूं जिनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और आगे हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारे एंटरप्राइजेस के अर्निंग पावर को। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक डिसीजन, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, चाहे वो किसी से क्रेडिट लेने का हो, चाहे इन्वेस्टर का डिसीजन हो, चाहे आप किसी को सेल कर रहे हो वो डिसीजन हो, चाहे आपको मैनेजमेंट की एबिलिटी को चेक करना हो वो डिसीजन हो, ये सारे डिसीजन जो होते हैं ये तभी यूजफुल होंगे जब आपका अकाउंटिंग अच्छा होगा। तो ये तो बात हुई एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन की। अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर। इसका पहला लिमिटेशन है हिस्टोरिकल इन नेचर, क्योंकि आज भी हम वही कंसेप्ट, वही कन्वेंशन और वही प्रिंसिपल पे काम करते आ रहे हैं जो पहले के बने हुए हैं। लेकिन आज का बिजनेस इतना आसान नहीं है, कंपटीशन लेवल बहुत टफ हो गया है। तो अगर आप उसमें थोड़ा भी अपडेशन नहीं करेंगे, उन्हीं पुराने प्रिंसिपल और कंसेप्ट और कन्वेंशंस पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डज नॉट शो द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट से आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं पता पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम पुराने प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन पे काम करते हैं, वो कि जो कि फिक्स है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होता। आज इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है, कल कुछ और है, और इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके अकाउंट्स पर। लेकिन चूंकि आप आपके अकाउंट्स को पुराने ही प्रिंसिपल और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस इन्फ्लेशन से प्रभावित नहीं होते। अगर आप इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं शो करते तो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट उतना क्लियर पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर पाते। अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रोसीजर आर ऑफन इक्विलिबल एक्सेप्टेबल, देयरफॉर अकाउंटिंग स्टेटमेंट डू नॉट ऑलवेज प्रेजेंट कंपेरेबल पिक्चर। मेरे आगे आने वाली स्लाइड्स में आप लोग ये भी पढ़ पाएंगे कि हम अकाउंटिंग करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं। जैसे कोई लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पैटर्न पर काम करते हैं। तो आप अगर दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेंगे तो आप किस बेसिस पर कंपेयर करेंगे? अगर उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता हुआ और एक ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम करता हुआ, तो आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इक्वली एक्सेप्टेबल नहीं है। उन दोनों के जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम हर एंट्री का और हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट डालते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में उनका सिंगल इम्पैक्ट होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। टेंडेंसी ऑफ सीक्रेट रिजर्व, जैसा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो अपनी कंटिंजेंसी के रिजर्व्स बना के चलता है। कंटिंजेंसी से मतलब होता है कि जैसे कुछ भी आपदा अगर बिजनेस में आ जाती है, जैसे कोई भी लॉस हो जाता है, कोई बड़ी मशीनरी एकदम खराब हो जाती है, या आपका कोई क्रेडिटर या डेप्टर आपको पेमेंट नहीं करता है, या कोई माल आपका खराब आ जाता है, तो इन सब के लिए हम एक सीक्रेट रिजर्व बना के चलते हैं। लेकिन आउटसाइडर पार्टीज को वो कैसे पता पड़ेगा कि आपको ये लॉस हुआ और आपने रिजर्व से फुलफिल करा? तो ये सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं जो कि आउटसाइडर्स को इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं किए जाते और प्रॉफिट के परसेंटेज को भी ये कम करते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की, क्योंकि इसके बेसिस पर हम अपना क्लियर पिक्चर शो नहीं कर पाते। रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी आइटम्स, जैसा कि हमने बात करी अभी पिछली स्लाइड में कि इससे हम अकाउंटिंग डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। तो ये सिर्फ वही रिकॉर्ड करता है मॉनेटरी आइटम्स, जिसमें पैसा या पैसे से रिलेटेड बात की जाती है। पर ऐसा नहीं होता, बिजनेस जो होता है वो बार्टर सिस्टम पर भी होता है कि मैंने आपको कोई चीज दिया, आपने मुझे कोई चीज दिया, पर उसमें पैसा नहीं आया, पर उसका ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में नहीं आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट रिप्रेजेंटेड। आप सभी को पता है कि आज जो 100 रुपए की वैल्यू आज है, वो पिछले 10 साल पहले कुछ और हुआ करती थी और आगे आने वाले 10 सालों में कुछ और होगी। तो जो अकाउंटिंग है, जो कि हिस्टोरिकल नेचर की है,
जैसा कि अपन ने बात किया कि पुराने प्रिंसिपल और कन्वेंशन पर काम करती है, तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने कोई कोई कंसिडरेबल माना ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जो आज से 10 साल पहले 100 रुपए में जितना सामान आता था या आज नहीं आ पाएगा, और हो सकता है फ्यूचर में वो और ना आ पाए। ओनली रिकॉर्ड पास्ट इवेंट। अकाउंटिंग में हम सिर्फ पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हो चुका है। हमने माल खरीद लिया, हमने माल बेच दिया, हमको पैसा आ गया या आने वाला है। हम फ्यूचर का कोई प्रिडिक्शन नहीं करके चलते कि फ्यूचर में हम इतनी सेल करेंगे या इतना परचेस करेंगे या हम यहाँ से फंड बोरो कर लेंगे या हमें फंड आ जाएगा। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, अगर आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर के इवेंट्स को भी पूरा ध्यान में रख के आपकी प्लानिंग करना होती है। तो ये तो बात हुई लिमिटेशन की। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग, क्या रिक्वायरमेंट है? जैसा कि अभी अपन ने एडवांटेजेस और लिमिटेशन की बात करी, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ लिमिटेशन भी। तो अगर उनको हम ध्यान में रखते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए अकाउंटिंग। हम सिंपल अपना कैश का रिकॉर्ड रख ले बुक कीपिंग की मदद से, और ठीक है, हमें ये पता पड़ जाएगा कि हमने दिन भर में कितना सेल किया और कितना परचेज किया, कितना एक्सपेंसेस किया, कितना इनकम हुआ, बस बात खत्म हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज आपको कंपटीशन को फेस करना है और कंपटीशन के साथ सरवाइव करना है। तो जब आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको कुछ डिसीजन भी लेना होते हैं बिजनेस के, और वो डिसीजन लेने के लिए आपको अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग की मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनका प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, जो कि हम बुक कीपिंग में नहीं रखते हैं। बुक कीपिंग में जस्ट हम रैंडमली एक जगह नोट करते जाते हैं, पर हम ना उसको क्लासिफाई करते हैं, ना उसको समराइज करते हैं, ना उसका रिकॉर्डिंग रखते हैं प्रॉपर्ली। वो काम हम अकाउंटिंग में करते हैं। प्रोवाइड डिटेल फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। जैसा कि हमने बात करी कि जब आप आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का कंप्लीट डिटेल पिक्चर आपको प्रेजेंट करेगा, जो कि इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों ही यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। आज जब हम 21st सेंचुरी की तरफ है और हम बात करते हैं कंपनी के ग्रोइंग की और प्रॉफिट की, तो कोई भी अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या आपको क्रेडिट बेसिस पर सप्लाई करता है तो वो पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस करेगा कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या बोलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 25 तरह का असेट्स बताया या कि मेरे पास इतना करंट असेट्स है, इतना फिक्स असेट्स है, इतना मिसलेनियस असेट्स है, तो आपका बैलेंस शीट बहुत साउंड हो गया। नहीं, वो उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करता है और वो एनालिसिस करने के बाद ही कोई रिजल्ट पर पहुंचता है और तभी वो आपके साथ बिजनेस में डील करता है। टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। जैसा कि हमने एडवांटेजेस में बात करी कि हर डिपार्टमेंट को जब उसकी टास्क डिसाइड की जाती है तो उसके उसके फंड्स भी, उसके रिसोर्सेज भी एलोकेट किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग में जैसा कि आप पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं तो कोई भी डिपार्टमेंट उस फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता, रॉन्ग यूज नहीं कर पाएगा। टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। और आज की लाइफ में, आज के दौर में ये बहुत लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप कैसा भी बिजनेस करते हो आपको आपके अकाउंट्स मेंटेन करना है। बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल। आपको फ्यूचर के लिए कैसा भी डिसीजन लेना है और कुछ आपके ऊपर कंट्रोलिंग टूल्स लगाने हैं। हो सकता है कोई एम्प्लॉय आपके साथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या किसी इन्वेस्टर से आप हैप्पी नहीं है, कोई क्रेडिटर से आप हैप्पी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब के लिए आपको अगर इफेक्टिव मेजर लगाना है और कुछ डिसीजन लेना है तो उसका बेस भी अकाउंटिंग ही होगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एक बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड का काम करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंडोमेंट फंड तभी स्ट्रांग होता है जब दूसरे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडोमेंट फंड की मैं बात करूं तो एक बेस फंड होता है। बेस फंड हमारे पास मींस एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सन के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सारा पैसा खुद ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। डेफिनेटली उसको आउटसाइडर, जिनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, उसका रिक्वायरमेंट होता है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा क्यों लगाएंगे? वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा तभी लगाएंगे जब उन्हें कोई प्रॉफिट नजर आएगा, और वो प्रॉफिट उन्हें तभी नजर आएगा जब वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को
प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे। तो ये सब बात हुई ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स की। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो और कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप पूछना चाहते हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।